देख, आज तेरे को ना कोशिका का चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे तेरे घर का आंगन। जैसा आपका जो घर होता है ना, आप अपने घर के एक एक कमरे से एक एक कोने से परिचित होता है कि इधर जो है हमारा बेडरूम है, इधर हमारा किचन है, यह हमारा गैलरी है और यह हमारा सीढ़ी है और ये ओसारा है। इतना परिचित होता है ना अपने घर से, ठीक ही उतना ही परिचित आज आप इस वीडियो में कोशिका से हो जाओगे। कोशिका क्या है, केंद्रक क्या है, मुख्य रूप से आज हम केंद्रक को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि कल का जो हम मैं वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोशिका होती है, वो कोशिका जो होती है, उस कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। अब बच्चों को हमेशा डाउट होता है, यार ये कोशिका क्या है? कोशिका हम बहुत बार सुनते हैं। देखो दोस्तों, जैसे का हमारा जो घर होता है, वो घर कैसे बना होता है? घर जो होता है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है। तो डायरेक्ट तो घर बनता नहीं है, पहले छोटे छोटे ईंटों को मिलाकर हम कमरा बनाते हैं, फिर बहुत सारे कमरे बनते हैं, फिर किचन बनता है, सीढ़ी बनता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा पूरा घर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार जो आपका शरीर होता है, इस शरीर में ईंटें जैसी छोटी छोटी क्या कोशिकाएं होती हैं। फिर इन कोशिकाओं के समूह को क्या हम ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है। फिर उन बहुत सारे ऊतकों से मिलकर क्या बनता है, हमारा अंग बनेगा। जैसे हमारा लीवर बन गया, हमारा फेफड़ा बन गया, हमारा किडनी बन गया, हमारा आँख बन गया। ऐसे बहुत सारे अंग बनेंगे और फिर उन अंगों से क्या अंततः हमारा शरीर बनता है। ये हमने कल के वीडियो में जाना। अब देखो एक चीज और बताता हूँ। ये क्या है, ये अंडा का नुमा, ये क्या है, ये गोल का क्या है, ये जो गोल है ये आपका क्या है, कोशिका है। ठीक। अब जो कोशिका की जो बाहरी बाहरी एक परत होती है, बाहरी एक परत होती है, मोटी सी पतली सी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं और कोशिका झिल्ली। चाहे प्लाज्मा झिल्ली बोलो या कोशिका झिल्ली बोलो। अब आपको लगेगा यार इसका दो नाम क्यों? अब देखो यार, आपका जो गांव समाज में होता है, आपके गांव समाज में कैसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आदमी एक रहेगा, नाम दो रहेगा। जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति है जिनका नाम है गोवर्धन, लेकिन लोग उनको गोवर्धन की जगह लोग उसको गोबरा बुलाते हैं कि ये गोबरा। नाम है गोवर्धन, हो जाता है गोबरा। किसी का नाम है सोनू तो सोनुआ हो जाता है। तो सोनू और सोनुआ, स्कूल में सब सोनू सोनू बुलाते हैं, घर पे है सोनुआ यार। अब तो ऐसा हो जा रहा है, तो है एक ही, नाम दो हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार ये जो कोशिका की जो बाहरी जो परत होती है, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोले चाहे कोशिका झिल्ली बोले, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके अंदर छोटा 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 ऐसा तरह लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है, इस लिक्विड पदार्थ को हम कोशिका द्रव बोलते हैं। अब कोशिका द्रव क्या होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे। ऐसा कोशिका द्रव होता है। फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। अब केंद्रक क्या होता है, इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा केंद्रक होता है। तो एक बार फिर से जान लीजिएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, इन तीनों को मिलाकर हमारा जीव द्रव बनता है। क्या बनता है, जीव द्रव। अब सवाल होगा यार जीव द्रव किस चिड़िया का नाम है? जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव वो होता है जिस भी कोशिका में जीव द्रव पाया जाए उस कोशिका को जीवित कोशिका कहेंगे। यानी अगर कोई ऐसा कोशिका मिल जाए जिसमें जीव द्रव ना हो, जीव द्रव ना मतलब या तो प्लाज्मा झिल्ली नहीं है, या तो कोशिका द्रव नहीं है, या तो केंद्रक नहीं है, तो उस कोशिका को हम मरी हुई कोशिका कहेंगे। जैसे हमारे जो रॉबर्ट चाचा थे ना, रॉबर्ट चाचा, रोबर्ट नहीं, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट चाचा आप कह लो। ठीक है, जो रॉबर्ट चाचा थे उन्होंने जो कोशिका खोजा था ना, असल में वो मरी हुई कोशिका थी, क्योंकि उसमें इन तीनों में से कोई एक चीज का अभाव था, इसलिए वो मरी हुई कोशिका थी। और जीवित कोशिका में तीनों चीज होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो चलो सबसे पहले आपकी जो सवालों की गठरी है उस गठरी को खोलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले सवाल आता है केंद्रक क्या होता है। देखो केंद्रक क्या है, केंद्रक कोशिका का एक गोल या अंडाकार हिस्सा होता है। यानी ये जो आपका कोशिका हो गया, ये आपका कोशिका हो गया, तो इस कोशिका में एक आपका गोल और अंडाकार आकार का देखने को मिलेगा। गोल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अंडे का आकार का हो सकता है। तो ये आपका केंद्रक होता है। अब इसे तो समझ नहीं आया केंद्रक क्या होता है। ये तो आकार पता चला ना, आपको बोले इंसान का होता है जिसका दो हाथ पांव पैर हो, वो तो उसका संरचना पता है ना। तो होता क्या है केंद्रक? तो देखो दोस्तों, जो केंद्रक होता है ये बिल्कुल हमारे मम्मी पापा जैसे फैसले लेते हैं। जो केंद्रक होता है ना, ये बिल्कुल हमारे मम्मी पापा जैसे फैसले लेते हैं। जैसे आप हो, मान लो आपका मोबाइल है, आप अपने मोबाइल पर मस्त फ्री फायर फिर टिर करके खेल रहे हो, और मान लो इन्हें में भैया आ गए, आपको कुछ खरी खोटी सुना दिए या कुछ बोल दिए कि दिन भर जो है मोबाइल पर फ्री फायर खेलता रहता है, कभी पढ़ता लिखता नहीं है, या दिन भर घूमता ही रहता है। अब बताओ घर में ऐसी तानाशाही आपको कहाँ से पर देखने मिलेगी? बताओ, मोबाइल आपका है, शरीर आपका है, और फैसले कोई और ले रहा है, आदेश आपको कोई और दे रहा है। मतलब शरीर है आपका, लेकिन कंट्रोल आपके पिताजी कर रहे हैं, आपके मम्मी कर रहे हैं, या आपका बड़ा भाई कर रहा है। यही काम
केंद्रक करता है। यही कहा ना, केंद्रक करता है कोशिका है। ये कोशिका, इस कोशिका में केंद्रक कितना छोटा सा होता है, लेकिन ये पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है, पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल किस रूप में करता है, वो कंट्रोल किस रूप में करता है, वो कंट्रोल करता है कोशिका कब बढ़ेगी, कोई कोशिका कितना बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, ये कौन कंट्रोल करता है, ये केंद्रक कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है कि कोई कोशिका का विभाजन कब होगा। अब विभाजन का मतलब ये होगा कि जो कोशिका होता है ना, आगे चल के कोशिका विभाजन सिद्धांत पढ़ेंगे। जो कोशिका है, ये आपकी कोशिका है, ये दो भागों में जब बटेगी तो ये फिर नए दो कोशिका के जन्म देगी, फिर ये दो कोशिका आपस में क्या बढ़ जाएगी, फिर 2 से 4 हो गया, यानी बढ़ता जाता है, करता जाता है और नई नई कोशिका बनती जाती है। इस तरह से एक कोशिका बढ़ता जाता है और नई नई कोशिका बनी, जिसको कोशिका विभाजन कहते हैं। इसका अपना एक थ्योरी आता है, एक सिद्धांत आता है, जिसको कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो जो केंद्रक होता है ये तय करता है कि कोशिका कब बढ़ेगी, कब विभाजन होगी। यहाँ तक कि ये जानकारी देता है कि जो आदमी का जो आँख होगा वह लाल तो नहीं होता है। आदमी का जो आँख है वो नीला होगा कि काला होगा कि भूरा होगा। आदमी का जो बाल है वो काला होगा कि उसका बाल सफ़ेद होगा। ये सब जानकारी कौन देता है, ये केंद्रक से ही पता चलता है। तो केंद्रक इतना जो होता है कोशिका को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आओ केंद्रक को पढ़ते हैं। पहले केंद्रक की संरचना को जानते हैं, क्या कि केंद्रक कैसा होता है। ये आपका देखो कोशिका है, बार बता रहे हैं, ये केंद्रक है। अब इस केंद्रक को जब बड़ा करोगे तो ऐसा कुछ आपको केंद्रक दिखेगा। अब इस केंद्रक में क्या होगा, छोटे 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 ऐसे कुछ द्रव होंगे। क्या होंगे, कुछ द्रव होंगे। इन द्रव को क्या क्या इस द्रव को जो है केंद्रक द्रव बोला जाता है। ठीक है, यानी केंद्रक का एक तरह से द्रव है, इनको द्रव बोला जाता है। फिर उसके बाहर क्या मोटी सी एक संरचना होगी। ये संरचना ऐसी होती है जो केंद्रक को कोशिका के बाकी हिस्सों से अलग करती है, जिसको हम केंद्रिका छिद्र, जिसको हम केंद्रिका झिल्ली बोलते हैं, जिसको हम केंद्रिका झिल्ली बोलते हैं। और इसके बीच बीच में छोटा छोटा छेद रहेगा, इसके बीच में ना छोटा छोटा ऐसा छेद रहेगा, छेद रहेगा, ऐसा छेद रहेगा, ऐसा क्या छेद रहेगा, जिसको हम केंद्रिका छिद्र बोलेंगे। और इस छिद्र के माध्यम से चीज़ों को लेता है देता है। और यानी इन छिद्रों के माध्यम से जो केंद्रक होता है कोशिका के बाहरी, जो केंद्रक होता है, इन छिद्रों के माध्यम से कोशिका से अन्य चीज से जो भी कुछ लेना देना रहता है इसी से करता है। तो जो डॉट डॉट ऐसा हो जाएगा, इसको केंद्रक द्रव, इसको केंद्रिका छिद्र बोलेंगे, इसके केंद्रिका झिल्ली बोल देंगे। ठीक है, केंद्रक झिल्ली बोल देंगे। ठीक है, ये क्या करता है, ये झिल्ली केंद्रक को चारों तरफ से घेरती है और अंदर के भागों को सुरक्षा करती है। जैसा देखो आपके गांव में जब हम छोटे छोटे हुआ करते हैं तो हमारे गांव या खेत का आप एग्जाम्पल लो, जैसा आपका खेत होता है तो कैसा होता है कि खेत में आप जोनर बो दिए या कोई अनाज बो दी या सब्जी बो देते हो, तो होता क्या कि जो गाय भैंस होते हैं वह जो छोटे पशु होती हैं वो आते क्या, तो उनको आते हैं और चढ़ जाते हैं। तो आप उनको सुरक्षा देते हो ना उन सभी सब्जियों को, या तो आप गोबर वोबर छिड़क देते हो या राख छिड़क देते हो जिससे खाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बाँस से इसको चारों ओर से कवर करते हैं ताकि कोई भी जानवर उसको खा ना सके। ठीक उसी प्रकार क्या करता है, ये जो आपका केंद्रक झिल्ली होता है ये कोशिका के बाहर ऐसा होता है ताकि ये बाहरी चीज़ों से केंद्रक को सुरक्षा दे सके, सुरक्षित रख सके। केंद्रिका द्रव होता है जो मौजूद होता है, जो जेली जैसा एक द्रव तरल पदार्थ होता है, इसको बाहर ये ज़्यादा खास नहीं है। फिर आता है केंद्रिका क्षेत्र जिसको न्यूक्लियस बोलता है। और जो केंद्रक होता है ना, ये आपका कोशिका हो गया, ये केंद्रक होगा। बड़ा करोगे तो ऐसा देखने को मिलेगा, छोटा छोटा डॉट डॉट होगा। फिर यहाँ पर भी एक केंद्रक होगा जिसको हम केंद्रकीय क्षेत्र या केंद्रिका बोलेंगे। अब इसको केंद्रिका बोलेंगे। अब ये जो केंद्रिका होगा, इस केंद्रिका के अंदर जो होता है आपका आरएनए राइबोसोम पाया जाता है। अब सवाल होता है ये आरएनए क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, तो बताता हूँ। आरएनए क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, आरएनए क्या होता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए 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 राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। और इसका काम क्या होता है, ये डीएनए से जानकारी लेकर कोशिका के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है जिससे प्रोटीन बन सके। ये क्या करता है, डीएनए से जो भी जानकारी लेना हो गया उन डीएनए से जानकारी लेता है और जानकारी लेने पर क्या कर कोशिका को देता है, जिससे क्या कोशिका प्रोटीन बना सके, जिससे क्या कोशिका जो शरीर को क्या प्रोटीन बना सके और शरीर का एक तरीके से विकास हो सकता है। अब सवाल है ये प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन ये काम करता है जो हमारे शरीर है उसको एक तरह से ऊर्जा दे देता है।
एक तरह से हमारे शरीर को क्या करता है, मरम्मत करता है। जैसे आपका शरीर है वो कहीं पर कट गया, कहीं पर फोड़ा फुंसी हो गया, कहीं पर जल गया, तो बाद में वो ठीक होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि प्रोटीन की वजह से वो ठीक होता है। प्रोटीन क्या करता है, उसको एक तरह से मरम्मत करता है। तो आरएनए क्या करता है, आरएनए क्या करता है, आरएनए क्या करता है, ये जो होता है डीएनए, डीएनए से क्या जानकारी लेता है, और जानकारी लेने के बाद क्या करता है, वो कोशिका को देता है, और फिर कोशिका उसके अनुसार क्या करता है, एक तरह से प्रोटीन बनाती है। अब सवाल है किस तरह का जानकारी लेता है, उसको देखते हैं। इसके लिए पहले डीएनए को जान लेते हैं। डीएनए क्या होता है, अभी जानते हैं उसको, डीएनए को, ठीक है। तो जो आपका जो केंद्रकीय छिद्र होता है उसके अंदर आरएनए और राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम क्या होता है, इसको अगले वीडियो में हम इसको जानेंगे, अभी वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो राइबोसोम को अगले वीडियो में जानेंगे जब दूसरा चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे जानिए क्रोमेटिन धागे। और क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, इन सबको जान लेते हैं, ठीक है। डीएनए को पहले जानते हैं, डीएनए क्या होता है देखिए, और क्रोमेटिन धागे पहले जान लेते। देखिए ये आपका कोशिका है, ये आपका जो है केंद्रक हो गया। इस केंद्रक को जब बड़ा करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाहरी संरचना आपको एक तरह से मिलेगी जिसको हम केंद्रिका झिल्ली कह सकते हैं। बीच में ऐसा तरल पदार्थ दिखने को मिलेगा, इसको हम कोशिका द्रव बोल सकते हैं, इसको केंद्रक द्रव बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको केंद्रिका मिलेगा, केंद्रक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से धागे नुमा आपको संरचना देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको धागे नुमा ऐसा संरचना देखने को मिलेगी। तो जो धागे नुमा जो संरचना मिलेगी, इस धागे नुमा संरचना को हम क्रोमेटिन धागे बोलेंगे। ऐसे ऐसे धागे नुमा ऐसा संरचना मिलेगी ऐसा। और जब इन धागों को जूम करेंगे तो ये संरचना, या ऐसे संरचना धागे नुमा ऐसा संरचना मिलेगी। जब इस संरचना को हम जूम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार रूप में आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार को, यानी जो ऐसा धागा है वो आपका ऐसा इस रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या क्रोमेटिन धागे बोलेंगे। इसको क्या हम क्रोमेटिन धागे बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इस क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, आपका डीएनए में पाया जाता है। इन्हीं क्रोमेटिन धागों को क्या, इन्हीं क्रोमेटिन धागों को हम जो होता है डीएनए बोलते हैं, ठीक है, डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए आपका कैसा होता है, आपका जो डीएनए कैसा होता है, आप जो डीएनए कह सकते हो कि जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार की आपकी संरचना है। ये तो क्रोमेटिन धागे टाइप का हो जा रहा है गुणसूत्र के रूप में, लेकिन इस तरह की क्या आपकी जो है डीएनए होगा। और एक इमेज सही से नहीं बन पा रहा है, यह क्रोमेटिन धागा होगा, इसी में आपका डीएनए होगा। और डीएनए का वो छोटा सा जो भाग होता है उसको जीन बोलते हैं। समझ लीजिएगा कि ये जो है ना आपका क्रोमेटिन धागा है, और ये आपका समझ लीजिए डीएनए है, और इसी का छोटा सा भाग जो होता है जीन हो गया। तो ये आपका जो होगा ये आपका डीएनए होगा, ऐसा छोटा सा भाग हम जीन कह सकते हैं, ठीक है। तो छोटे से भाग को हम जीन कहते हैं। अब विस्तार से इन सब के बारे में पढ़िएगा। सबसे पहले डीएनए क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, या एसिड कह सकते हैं। वो चीज बताती है कि हमारा शरीर कैसा होगा। जो डीएनए होता है इससे हमको अध्ययन करने से ये पता चलता है कि जो हमारा शरीर होगा वो कैसा होगा, यानी हमारे आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, कद गाठी कैसा होगा, सब कुछ डीएनए तय करता है। यानी जो डीएनए होता है ये इंसान का ये तय करता है कि जो इंसान होगा उसकी आंखें किस कलर की होंगी। डीएनए ये तय करता है कि आदमी का जो बाल होगा वो किस रंग का होगा। और ये भी तय करता है कि आदमी का जो कलर है शरीर का वो एकदम काला हो जाएगा, एकदम वो थोड़ा उसका वो काला होगा, सफ़ेद टाइप का होगा, किस रंग का उसका चमड़ी होगा, वो डीएनए वो भी एक तरह से तय करता है। उसके साथ साथ आदमी का कट गाठी, कि आदमी बहुत लंबा होगा, आदमी नाटा होगा, आदमी बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, मरियल टाइप का, ये सब मतलब डीएनए तय करता है। और डीएनए इस तरह की चीज़ें तय करता है, ठीक है। तो डीएनए का अध्ययन करने से ये सारी चीज़ें पता चलता है। और डीएनए पाया कहाँ जाता है, ये आपका कोशिका है, केंद्रक है, केंद्रक को बड़ा कर लीजिएगा। इसमें ऐसे धागे मिलेंगे, इस धागे को क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। इसी में आपका डीएनए होता है, और ये डीएनए ही बताता है ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है। और डीएनए से इस तरह की जानकारी क्या कहता है, इस तरह की जानकारी कि आदमी का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा, कटगाठी कैसा होगा, ये सारी जानकारी कौन लेता है, आरएनए लेता है, यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल लेता है।
राइबो न्यूक्लिक अम्ल लेता है, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो इस तरह की जानकारी लेता है तो ये सीधा कोशिका को देता है, और जो कोशिका को मिलता है तो प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की तरफ से ऊर्जा देता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, शरीर का मरम्मत करता है। ठीक है, तो आरएनए डीएनए इस तरह से जुड़े होते हैं। आनुवांशिक जानकारी को स्टोर कर, इसके साथ साथ क्या करता है, जो आनुवांशिक जानकारी उसको भी स्टोर कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में 6 उंगलियां होते हैं, यानी अंगूठे दो दो होते हैं, तो एक तरह से वंशानुगत बीमारी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। इस तरह देख सकते हैं कुछ ऐसी लक्षण भी होते हैं कि कुछ परिवार में ऐसा होता है किसी व्यक्ति को शरीर का कोई अंग डैमेज है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, पता चला उसके बेटे के साथ भी ऐसा देखने को मिलेगा, पता चला उसके नाती के साथ भी ऐसा देखने को मिलेगा। तो डीएनए ये सब चीज़ों को बताता है कि उनके घर में मान लीजिए कोई ऐसा रहा होगा, या मान लीजिए कोई मम्मी है और पापा हैं, पापा भी गोरे हैं, मम्मी भी गोरी है, लेकिन बेटा काला हो गया। तो अब सवाल है, दोनों जब गोरे गोरे हैं तो बेटा काला कैसे होगा? हो सकता है कि जो पिताजी हैं उनके बाबा काले रहे होंगे, या उनके एक पीढ़ी और कोई काला रहा होगा, या मम्मी के पिताजी काले रहे होंगे इसीलिए वो काला हो सकता है, या मम्मी पापा दोनों की हाइट ज़्यादा है, 6 फीट के 5.5 फीट के, बेटा जो है 4.5 फीट का ही हुआ, हो सकता है उनके पिताजी उनका दादाजी उनकी हाइट नहीं रही होगी। इस तरह के भी वंशानुगत चीज़ें होती है जो डीएनए हमको बताता है। ठीक है, तो ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में दी जाती है। आरएनए इसका क्या काम होता है, इसको रिबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये डीएनए में जानकारी लेकर अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है जिससे प्रोटीन बन सके। आरएनए क्या करता है, आरएनए का पूरा नाम वही चीज़ वापस आ गया। आरएनए का मुख्य काम क्या है, यानी आरएनए को पूछा जाए मुख्य काम क्या है, तो डीएनए से जानकारी लेकर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यानी आरएनए का एक शब्दों का लिखो तो डीएनए से सब जानकारी लेता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और प्रोटीन जो मैं बार बार बोल चुका, शरीर को ऊर्जा देता है, मरम्मत कार्य एक तरह से करता है। ठीक है, अब अगला देखिए जीन क्या होता है। डीएनए के छोटे से भाग को जीन कहता है। अगर ये आपका डीएनए है तो इसका इतना छोटा सा भाग, इसको हम जीन कहेंगे। जीन क्या करता है, जैसे कहते हैं ना कि इसके जीन ही गंदा है, या कहते हैं इसकी जीन में ही बीमारी है, इस तरह के शब्द आपने सुना होगा गाली गलौज करते हुए। तो जीन क्या होता है, जीन डीएनए के छोटे से टुकड़े में होते हैं। हर जीन किसी एक गुण को तय करता है, जैसे आंखों का रंग, त्वचा का रंग। यानी जो डीएनए होगा उसमें कई तरह के जीन होगा, असंख्य संख्या में जीन हो सकते हैं, और जीन ये तय करता है आंखों का रंग। यानी एक जीन एक चीज तय करेगा कि आदमी का आंखों का रंग कैसा होगा, आदमी का त्वचा का रंग कैसा होगा, ये सारी चीजें क्या जीन तय करता है। अब देखिए गुणसूत्र क्या होता है। देखिए गुणसूत्र क्या होता है, इसको जानिए क्या होता है। क्रोमेटिन धागे से बनते हैं, इन पर जीन और डीएनए मौजूद होते हैं। देखिए कोशिका विभाजन का जब सिद्धांत जब पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन का जब सिद्धांत पढ़ेंगे, तो जो आपका क्रोमेटिन धागे, जो इस तरह का क्रोमेटिन धागा होता है, इस तरह का एक क्रोमेटिन धागा, जब एक कोशिका का विभाजन होता है, यानी एक कोशिका कटकर 2 कोशिका बनती है, 2 कोशिका कटकर 4 कोशिका बनती है, तो उस समय ये जो आपका क्रोमेटिन धागे होते हैं ये गुणसूत्र में बदलते हैं। अब गुणसूत्र कैसा होता है, इस तरह का ऐसा गुणसूत्र हो जाएगा, इस तरह का ऐसा आपको गुणसूत्र देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, इस तरह का आपको ऐसा गुणसूत्र देखने को मिलेगा, इस तरह से ऐसा क्या आपको गुणसूत्र देखने को मिलेगा इस तरह से। और मानव में ना 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी मानव में गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्र का क्या आपका होता है, देखो गुणसूत्र के प्रकार मनुष्य में शरीर में 23 जोड़ी यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। जो गुणसूत्र होता है इसका टोटल ना 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र हैं। 46 गुण में से जो आपका 23वां जो जोड़ा होता है, यानी जो आपका 45वां और 46वां जो गुणसूत्र होता है, यह लिंग निर्धारण करता है। यानी जब किसी बच्चे का जन्म होगा वह लड़का होगा कि लड़की होगी, यह निर्धारण कौन करता है, गुणसूत्र निर्धारण करता है कि आपका जन्म होगा आप लड़का हो गए कि लड़की हो गए, या कोई थर्ड पर्सन हो जाओगे, ये कौन तय करता है, ये गुणसूत्र तय करता है। ठीक है, और गुणसूत्र कैसे तय करता है इसको अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए गुणसूत्र कैसे तय करता है, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल में जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है, और फीमेल में जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है। जब कभी भी पुरुष का X गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलेगा तो हमेशा क्या महिला यानी लड़की का जन्म होगा।
लेकिन जब कभी भी पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलेगा, वाई, और महिला का एक्स मिलेगा, तो वह लड़के का जन्म होगा। ठीक है, लड़के का जन्म होगा, कि किसी लड़के का जन्म हो रहा है तो लड़की होगा कि लड़का, ये पिता के ऊपर तय होता है। प्रश्न ये भी आमतौर पर बोर्ड में पूछा जाता है, किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसका लिंग निर्धारण कौन करता है, पिता के माध्यम से, माता के माध्यम से, दोनों के माध्यम से, कि दोनों के माध्यम से नहीं, तो पिता के ऊपर तय करता है। क्योंकि माता का यदि देखो, किसी महिला का देखो, फीमेल का, तो फीमेल का दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स है। अब जो पुरुष होता है उसका गुणसूत्र एक्स वाई होता है। तो चाहे ये एक्स मिले चाहे ये एक्स मिले, वो तो आ जा रहा है। अब पिता का तय करता है, यदि पिता का यह वाला एक्स मिल गया तो लड़की का जन्म हुआ, अगर वाई मिल गया तो क्या होता है, लड़की का जन्म होता है। ठीक है, लड़के का जन्म होता है। अब ये तो क्योंकि महिला का दोनों तो एक ही है, दोनों में से कोई उठाए उसका तो कोई भी ला, चाहिए ये ला वो ला, वो एक ही है तो एक ही आएगा। और डिपेंड करता है कि पुरुष का क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है कि वाई आ रहा है। यदि वाई आएगा तो लड़के का जन्म, एक्स आया तो लड़की का जन्म। और ये नेचुरल है, ये इसमें मानव कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि नहीं गुणसूत्र में वाई वाला आए, एक्स वाला ना आए, या एक्स वाला आए वाई नहीं। ये नेचुरल है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो ये गुणसूत्र 23वां जोड़ा जो होता है, ये लिंग निर्धारण का काम करता है। तो अब एक बार में छोटा सा जान लें कि हमने क्या पढ़ा है। केंद्र क्या होता है, इसको हमने जाना कि केंद्र जो होता है कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्र के भाग को जाना, जैसे झिल्ली हो गया, द्रव होगा, केंद्र की क्षेत्र होगा। क्रोमेटिन धागो को जाना है। डीएनए शरीर की योजना, यानी कि डीएनए जो होता है शरीर की जानकारी ठीक ठाक रखता है। आरएनए सूचना प्रदान करता है। जीन जो होता है विशेष गुण तत्व करने वाला होता है, गुण तत्व होता है। और गुणसूत्र क्या होता है, जीन और डीएनए के वाहक होता है। एक तरह से लिंग निर्धारण में भी ये मदद करता है गुणसूत्र। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।